हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 जुलाई है। अच्छे अच्छे आर्टिकल होंगे, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पॉइंट्स के साथ हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, बहुत ही बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कंपैरेटिव एनालिसिस, कौन से एग्रीमेंट हुए हैं भारत चाइना के बीच में और उसका क्या असर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कशन में देखने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज कोटेशन से। आज का कोटेशन अरिस्टोटल का है, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथिक्स वगैरह में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज अगर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं दूसरी तरफ कि एजुकेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप प्रीवियस टाइम से कंपेयर करें भारत को, तो आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन स्तर कितना ऊपर गया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो अग्रेसिवनेस है और लोगों के अंदर इनटॉलरेंस की भावना भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं इन कोटेशंस का, खास करके जब भी हम अवेयरनेस रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एरिस्टोटल का ये कोटेशन आपके काम आ जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करते रहिए, ऐसे राइटिंग स्टार्ट करें, एक आध ऐसे वगैरह लिखा करें। और जो टेलीग्राम पर नया चैनल बना है आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से, उसमें जुड़ जाइए। आप में से जो लोग नहीं जुड़े हैं, और वहीं पर आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है, क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जहां पर आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग्स को। जो भी आंसर्स है वो डाल सकते हैं, आपके जो कलीग हैं, फ्रेंड हैं, वो उसको रिव्यू करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन में क्या कुछ है। कोटेशन आपको मिल चुका है आज का, प्लीज़ नोट कर लेंगे इसको डेली की तरह। बैकग्राउंडर हम देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स को, ताकि ये जो आर्टिकल हम 3 पढ़ेंगे वो समझ में आ जाए। बिना इस बैकग्राउंड के, बिना उस बेसिक्स फैक्ट को जाने आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जो आर्टिकल है विवेक देब्रॉय साहब का, क्विड प्रो क्यो, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा। जिनको समझ में आ गया है उनकी तो बहुत ही ज़्यादा वाहवाही मैं दूंगी। नहीं तो ये आर्टिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे इसको लिखा गया है कि इसका मतलब ही शुरुआत में समझना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। तो उसको बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। इंडिया चाइना का जिक्र करते हुए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है ट्रेड का, उसका जिक्र किया है। द पॉलिसी ऑफ रैंकिंग में हम यूनिवर्सिटी के रैंकिंग की बात करने वाले हैं आज। किस तरीके से रैंकिंग होती है हम पढ़ते तो हैं, हम लिस्ट भी देखते हैं, टॉप में कौन कौन सी आईआईटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो आप भी अपना कॉलेज ढूंढते हैं उन टॉप लिस्ट में जब रैंकिंग की बात करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि रैंकिंग किस आधार पर होता है, वहाँ पर किस तरीके से जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो काम करते हैं, स्टूडेंट टीचर का रेशियो कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें राइटर ने अपने अकॉर्डिंगली बताई हैं, जो आपको पता चलेगा। एंड चिल्ड्रन का मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है क्या कोविड-19 के समय में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आइडियाज़ वाले पेज पर बहुत डिटेल में लिखा गया है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जो एडोलसेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो कैसी प्रताड़नाओं से इस समय में गुजर रहे हैं जब उनके स्कूल्स ऑफ हैं, और आगे का जो प्रोसीजर है ऑनलाइन एजुकेशन का या अदर एजुकेशन का, वो किस तरीके से उनको प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, प्रीवियस जी के क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। और आज हम लोग जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको लास्ट में डिस्कस भी करेंगे कि उसको आंसर में कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो देखिए आज आपको जो फैक्ट्स पता चलेगा, हम लोग बेसिक्स में एनआईआरएफ की बात करेंगे, जीएडीटी के बारे में बेसिक्स, यानी गैट की स्थापना कब हुई, किस पर्पस से इसको बनाया गया था। उसके बाद डब्ल्यूटीओ कब आता है, डब्ल्यूटीओ में क्या खास बातें हैं, उरुग्वे राउंड किस चीज़ से संबंधित है, कंपेरेटिव एडवांटेज अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूंगी आपको दोबारा से। एंड आर्टिकल 18 ऑफ गेट ये क्या बोलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आर्टिकल के दौरान। तो ऐसे कई सारे फैक्ट्स हमें मिलेंगे डिस्कशन में। तो एक आर्टिकल होगा क्विड विदाउट अ क्यो, जिसमें कि हम क्विड प्रो क्यो की बात करने वाले हैं। क्या होता है इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी डिस्कस करेंगे। द फैलेसी ऑफ रैंकिंग, हु इज केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, इसकी बात करेंगे। तो तीसरा आर्टिकल ये होगा। और क्वेश्चंस आज 2 दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग लिखते ज़रूर होंगे। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम 1954 के ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्या लिखना है आप ये भी समझ पाएंगे। और दूसरा सवाल जो है इसी का जो सेकेंड पार्ट है कि डब्ल्यूटीओ के पॉलिसी के बारे में, ये आपने कई बार जिक्र किया है, पढ़ा है,
और वो क्या इमर्जिंग इकोनॉमी के अगेंस्ट में है जो डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज़ हैं। अगर आपके माइंड में कुछ फैक्ट्स हैं तो नहीं तो थोड़ा सा उसको सर्च करेंगे और फिर आंसर राइटिंग करेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों। दूसरा सवाल है, डिस्कस द चैलेंजेस इन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ रैंकिंग मेथोडोलॉजीज इन हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो ये हिंदी में क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आज हम लोग लास्ट में भी इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अभी शुरू में आप देख लीजिए, गैट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यूटीओ का ही दूसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा सवाल ही भी डब्ल्यूटीओ पर संबंधित है। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे अभी तो ध्यान से नंबर्स एंड फिगर्स को देखिएगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के बारे में हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन कई बार से छोटे से फैक्ट पूछ लिए जाएंगे जब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला सवाल NIRF पर, जिस हम रैंकिंग की बात करने वाले हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग होती है उसकी हम बात करेंगे, तो उसके फैक्ट्स के बारे में भी आपको ध्यान से सुनना है। तीसरा सवाल भी NIRF रैंकिंग पर ही पूछा गया है। 5 सवाल आज टोटल हैं, सभी का आंसर करना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है दोस्तों। जो भी अपने से सेल्फ प्रिपरेशन मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, समस्या आ रही है, फ्रेशर हैं या उनके जानकार में कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर हैं, उनको आप ये नंबर दे सकते हैं 7500694119, जिसपे कि वो डिटेल जान सकते हैं आईएएस की तैयारी के बारे में, फिर कोचेस की सुविधा के बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में। आपको जिस स्टेज पर भी आप हैं, यानी आपको प्रीलिम्स से फियर है या आपको मेन से फियर है या आपको इंटरव्यू में जाने के बाद रुक रहे हैं और तब लगता है कि और क्या बदलाव होना चाहिए, तो जाहिर तौर पर मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आंसर राइटिंग के लिए हम एम्फेसिस बार बार इसीलिए करते हैं कि मेंस एक ऐसा सेक्शन है यूपीएससी में जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत निश्चित हो जाता है, बहुत ही श्योर हो जाता है, क्योंकि उसी में हाईएस्ट मार्क्स होते हैं और अगर आप ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर गेन कर पाते हैं तो जाहिर तौर पर आपके सिलेक्शन की डिपेंडेंसी इंटरव्यू पर नहीं होती है। तो कोई भी ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट करें हमें डिटेल्स लेने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, क्विड विदाउट अ क्यू। आर्टिकल को हम 2-3 जगह से एसोसिएट करेंगे, IR में भी आ जाएगा, इंडिया चाइना रिलेशन में, इकोनॉमी में आ जाएगा, हम WTO का जिक्र करने जा रहे हैं। पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, गैट के बारे में बात करते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो आपने सुना होगा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में, और कहीं ना कहीं यहीं से इसका ओरिजिन होता है, शुरुआत होती है। ये जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है ये वैसे तो 2 की इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए, लेकिन यहीं से इसकी शुरुआत होती है गैट की। और इस गैट में ये उस समय का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना, 1947 में ये बना, जेनेवा में फोर्स में आया था। 23 कंट्रीज थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, और 1948 में पूरी तरीके से लागू हुआ था, जिसने कि ट्रेड को कैसे मैनेज करना है और पूरे विश्व में उसको, इसके लिए गैट को बनाया गया था। और कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक ये चला भी, इंस्टीट्यूशंस नो डाउट। लेकिन इसके पहले भी एक बात होती है ITO के बनाने की, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आज क्या है हमारे पास, आज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उस समय में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात चल रही थी। इसी में एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज किया गया था, हवाना चार्टर के नाम पर वो जाना भी गया। उसमें ड्राफ्ट तैयार किया गया था ITO को बनाने के लिए, लेकिन ये बन नहीं पाया, ये कभी फोर्स में नहीं आ पाया, और अल्टीमेटली गैट को साइन कर लिया गया 23 देशों के द्वारा मिलकर के, और बाद में ये इसको बाकी लोगों ने भी अपना लिया था। इसका पर्पस था टू फेज आउट द यूज ऑफ इम्पोर्ट कोटा। जो इम्पोर्ट कोटा लगता है कि हम इतने ही तक सामान को अपने यहाँ पर एंट्री देंगे, अपने देश में एंट्री देंगे, इसको इम्पोर्ट कोटा कहते हैं, और उसको इनको ख़त्म करना था इनका पहला उद्देश्य। और दूसरा था टू रिड्यूस टैरिफ ऑन मर्केंडाइज ट्रेड, टैरिफ को रिड्यूस करना, ठीक है। तो इस पर अभी मैं और बात आर्टिकल के दौरान करने वाले हैं। WTO का जिक्र भी यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि WTO बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके गैट जो है वो ख़त्म हो गया और WTO की शुरुआत हुई, गैट को ही WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। गैट के जो भी प्रिंसिपल्स थे उसको WTO में अडॉप्ट कर लिया गया। ये आप देखेंगे उरुग्वे राउंड के दौरान ये हुआ था, ये 1987 से 1994 तक चला था, और उसके बाद स्टैब्लिश किया गया WTO को। इसमें सारे प्रिंसिपल्स जो गैट के थे उसको ले लिए गए,
और एक इंस्टीट्यूशंस बनाया गया और ताकतवर एक इंस्टीट्यूशन WTA के तौर पर बनाया गया। तो फाइनली 1996 में गैट टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, जो 1947 से चला आ रहा था। और उसके बाद शुरुआत होती है किसकी, WTO की। और इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी बाइंडिंग अपॉन ऑल द WTO मेंबर्स, ठीक है। तो इट इज़ ओनली कंसर्न विद द ट्रेड इन गुड्स, तो सामानों का जो ट्रेड होता है उससे ये रिलेटेड है। बाकी WTO का क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, आंसर राइटिंग में आपके काम आ जाएगा। आज के डेट में WTO में टोटल 164 मेंबर कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है, एज यू नो। 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट हैं अभी तक, ईरान, इराक, भूटान, लीबिया, ये जो है ये सारे ऑब्जर्वर गवर्नमेंट की तरह हैं। टोटल 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिया बैकग्राउंड के तौर पर। एक और फैक्ट देख लेते हैं जो आर्टिकल में जिसका जिक्र होने वाला है, वह कंपैरेटिव एडवांटेज। आपको पहले भी बताया था दोस्तों, क्या होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। सिंपल सी बात है, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश, जब उसकी स्थिति, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। मतलब किसी भी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है तो उसके लिए उसको कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुकाना पड़ता है। इन द अदर वर्ड, कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई देश या कोई इकोनॉमी कंपैरेटिवली एडवांटेज कंडीशन में है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है वो कम लगता है। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि एक चीज़ के बदले हम जो दूसरी चीज़ खोते हैं। तो अगर हम एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बना रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, कितना हमारा लग रहा है सामान, उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। और जब ये लोअर होता जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो इकोनॉमी जो है वो एडवांटेजियस कंडीशन में पहुंचती जाती है। दैट मीन्स द कंपेरेटिव एडवांटेज गिव्स अ कंपनी द एबिलिटी टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस। तो जिसकी कम लागत होगी सामान को बनाने में, वो उतने कम दाम पर बेचेगा भी, तो वो लोअर प्राइस पर जो कंपनियां हैं वो अपने सामान को बेच सकती हैं। और इससे क्या होता है कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनका उससे नुकसान होने लग जाता है, क्योंकि फिर ज़्यादा सामान उस कंपनी की खरीदी जाएगी जो सस्ते में बेच रहे हैं। तो अभी अगर इंडिया और चाइना की आप बात करें तो आप बहुत ही ईजिली गेस कर सकते हैं कि अभी एडवांटेजियस कंडीशन में कौन है। और अभी याद होगा, जब से हम आत्मनिर्भर स्कीम की बात कर रहे हैं, अभियान की बात कर रहे हैं, तो लगातार इकोनॉमिस्ट इसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। क्या हम यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अपनाएंगे, या फिर अपने यहाँ की कंपनियों को एक एडवांटेजियस कंडीशन में लेकर के जाएंगे, अपने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव और कंपेरेटिव एडवांटेज को लेकर के आएंगे। आगे मेन आर्टिकल में चलते हैं, और आर्टिकल में आपको एक बेसिक फैक्ट को शुरू में समझना है, फिर आप पूरे आर्टिकल को समझ जाएंगे। क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बदले जो दूसरी चीज़ दी जाती है एक्सचेंज के तौर पर। मतलब कि आप अगर किसी चीज़ को दे रहे हैं तो आपको उसके बदले में कुछ गेन भी हो रहा है। क्विड प्रो क्यो उसका एग्जैक्ट मतलब है। और अब इसी को बेस बनाते हुए इन्होंने पूरे आर्टिकल को लिखा है, विवेक देबरॉय साहब ने। इन्होंने स्टार्ट किया है बायलैटरल एग्रीमेंट से, और ये जिक्र करते हैं गैट का। इनका कहना है 1948 में गैट को बनाया गया। उसके बाद बहुत अच्छी बात हुई कि WTO को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। एंड जो गेन एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है नीड नॉट ऑलवेज बी डिफाइंड इन नैरो इकोनॉमिक टर्म्स। द क्विड एंड द क्यो कैन बी स्ट्रेटेजिक। तो अभी जब हम इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक टर्म्स में हर चीज़ को सोच रहे हैं, ठीक है, कि कितना गेन होगा, कितना लॉस होगा। अगर हम बैन कर देते हैं एप्लीकेशंस को, अगर हम बायकॉट कर देते हैं सामान को, तो कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा। लेकिन आर्टिकल का मानना है, राइटर का ये मानना है कि गेन और लॉसेस जो होता है वो हमेशा इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं देखा जाता। ये एक्सचेंज जो है ये स्ट्रेटेजिक टर्म्स में भी होता है। तो कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि अगर हम इकोनॉमिकली किसी भी चीज़ को बार कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव हर सेक्टर पर पड़ता है। और क्विड विदाउट को डजंट साउंड रेशनल।
तो मतलब गेन और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ चलता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिर्फ फायदा ही फायदा हो, नुकसान कोई भी नहीं हो, तो ये रैशनल नहीं हो सकता। अब ये आते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन पर। इनका कहना है कि सोशलिस्ट ब्लॉक को छोड़ दिया जाए अगर, तो भारत पहले उन देशों में से एक था जिसने कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश किया था। 1950 की बात है जब भारत ने चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन को एक्सेप्ट किया था और इनिशिएट किया था। इसके बाद पाकिस्तान कुछ दिनों के बाद इसमें जुड़ता है। फिर 1954 में एक एग्रीमेंट होता है, ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है किस बेसिस पर होता है? इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। उस समय में आपको याद होगा बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई थी, पंचशील भी हुआ था उस समय में ही, और वहां पर भी इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात कही जाती थी। तो ये कॉन्सेप्ट ट्रेड एग्रीमेंट से ही उठाया गया था जो 1954 में इंडिया चाइना के बीच में हुआ। हालांकि इस ट्रेड एग्रीमेंट का नुकसान भी भारत को झेलना पड़ा था। कुछ ऐसे डील एंड एग्रीमेंट्स जो तिब्बत के साथ ऑलरेडी हुए थे, जो हिस्टोरिकल राइट्स थे भारत के, जैसे कि ट्रेड मिशन और ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह वहाँ पे रखना तिब्बत में, वो सारी चीज़ें इस ट्रीटी के बाद, इसको साइन करने के बाद चली गई। तो खैर यहाँ पर उसके लेकिन भारत का फ़ायदा भी हुआ। अगर भारत का कुछ नुकसान हुआ तो उस ट्रेड एग्रीमेंट का भारत को फ़ायदा भी मिलना था जो एक्सपेक्टेड था। और उस समय में जो वो दौर था, 1950 का जो दौर था, उस समय में लोग ट्रेड के लिए बात करते थे। वहाँ पे नॉन ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट अभी था ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर लेबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कैपिटल मूवमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम एक ही चीज़ का जिक्र करते थे, ट्रेड की बात करते थे, और नॉन ट्रेड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ट्रेड की जब हम बात करेंगे तो फिर से बात आ जाएगी इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज की, कि कौन सी इकोनॉमी कितनी एडवांटेजियस पोजीशन में है ना, उसके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। जिस भी देश के पास कंपैरेटिव एडवांटेज की ताकत होगी, ज़्यादा वो बेनिफिशियल सिचुएशन में होगा, उसके पास बार्गेन पावर भी होगा। और ये जो सिचुएशन है ये बदलती रहती है टाइम टू टाइम, ये हमेशा स्टेगनेंट नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। एंड द चाइना वॉज अलाउड टू एक्सपोर्ट। अब देखिए चाइना को किस किस चीज़ में अलाउ किया गया अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और इंडिया को किस में अलाउ किया गया। चाइना की बात करें तो सीरियल, मशीनरी, मिनरल, सिल्क पीस गुड्स, तो ये सारी जो चीज़ें थी इसमें चाइना को एक्सपोर्ट करना था। और इंडिया को अलाउ किया गया ग्राम, राइस, पल्सेस, ठीक है, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, रॉ मटेरियल। तो ज़्यादातर भारत आज भी इवन रॉ मटेरियल के लिए जाना जाता है। तो इन चीज़ों का जो रॉ मटेरियल था उसके लिए इंडिया को एक्सपोर्ट करना था, ये उस समय तय हुआ था। बट बोथ कंट्रीज वर प्लानिंग टू इंडस्ट्रियलाइज। चाइना वॉज द फर्स्ट एवर, चाइना का जो पहला 5 ईयर प्लान आया था वो 1953 में आया था, वेराज इंडिया का 1951 में आया था। ना कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं कि उस समय किस तरीके से चीज़ें डील हो रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करना था, वुड एंड टिम्बर, बट चाइना वुड एक्सपोर्ट पेपर एंड स्टेशनरी। वहीं चाइना वुड एक्सपोर्ट मशीनरी, बट इंडिया वुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड अनमैन्युफैक्चर्ड ओर्स। तो अगर इस तरीके से सामंजस्य दोनों देशों के बीच में बना होता तो आज ये जो सिचुएशन है पहले तो वो इमर्ज नहीं होती, इंडिया के पास भी एक अच्छा मार्केट होता। और ये जिस भावना से वो एग्रीमेंट साइन किया गया था 1954 में, उसमें दैट इंडिया वुड रिमेन अ प्राइमरी प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर टू चाइना। और उस हिसाब से अगर देखा जाता तो इंडिया का प्राइमरी प्रोड्यूस को लेकर के एक बहुत बड़ा इंडिया एक्सपोर्टर होता चाइना के लिए। टू कंटिन्यू ट्रेंड दिस ट्रेड एग्रीमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू, एंड आगे बढ़ते हैं। अब जिक्र करते हैं ये आर्टिकल 18 गैट का। गैट का जो आर्टिकल है ये क्या बोलता है, इसको बाद में अमेंड किया गया था, ठीक है। इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस इन प्रोड्यूसिंग ऑल दीज। अब जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे जो ऊपर लिखी गई हैं कि पेपर, स्टेशनरी, न्यूज़ प्रिंट, प्रिंटिंग, इंक, पेंसिल, फाउंटेन पेन, ये सारी चीज़ें भारत के पास इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस था कि वो इसको प्रोड्यूस कर सकते थे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद गैट का एक आर्टिकल आता है 18 आर्टिकल, उसको बदल दिया जाता है, अमेंड कर दिया जाता है, उसमें 18 बी कर दिया जाता है उसको। और वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है कि आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हम इतने नंबर से ज़्यादा, इतने से ज़्यादा सामान को आने नहीं देंगे अपने देश में। वहीं भारत ने फिर इसका यूज़ किया था और
क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के तौर पर इन्होंने फाउंटेन पेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, फाउंटेन पेन को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था। और चाइना उस समय बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट था। फाउंटेन पेन और हीरो पेन इनका था। इसका जिक्र करते हैं 1931 में हीरो पेन की कंपनी आई थी। बाद में इन्होंने कुछ नाम वाम बदल करके उस हीरो कंपनी, जो पेन की कंपनी थी, उसको बहुत बड़ा बना दिया था। और इसको यहाँ पे इंडिया ने इसको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में डाला था। आगे कहते हैं कि ट्रेड इज नॉट बेस्ड ऑन नैरो नोशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ट्रेड का जो अपना कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, ये अब कुछ टेक्निकल टर्म्स का जिक्र करते हैं। मार्केट एक्सेस शेड्यूल की बात करते हैं कि मार्केट एक्सेस शेड्यूल जो होता है वो लिस्ट होता है, बेसिकली आइटम का लिस्ट होता है। WTO के नॉर्म्स में चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके मार्केट में आप किन किन सामानों को एक्सेस दे रहे हैं, दैट इज़ द मार्केट एक्सेस शेड्यूल। तो इनका कहना है कि मार्केट एक्सेस शेड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन्ड हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि जो मिसलेनियस में डंप कर दिया जाता है उस बास्केट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका मार्केट एक्सेस शेड्यूल में क्या क्या आता है। अब ये बोलते हैं कि जब आप शेड्यूल को स्क्रूटनाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं वो सारे चाइना के मिसलेनियस लिस्ट में आते हैं, और वहीं जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है वो इंडिया के मिसलेनियस लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनका मानना है कि 1954 का जो एग्रीमेंट था वो बहुत ही वन साइडेड था। और वन साइडेड होने के का कारण ये बताते हैं कि गैट में भी बहुत अच्छा निगोशिएटिंग कैपेसिटी भारत के पास नहीं था उस समय में, क्योंकि ये जो गैट बनाया था कब, 1948 में बना था। ऑब्वियसली तब हम आज़ाद हो रहे थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थे। हालांकि ऑन द अदर हैंड उस समय भारत ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए थे, तो निगोशिएटिंग कैपेसिटी तो थी। लेकिन इनका यहाँ पर मानना है कि उस कहीं ना कहीं भारत की कमी थी निगोशिएटिंग कैपेसिटी की, जिसकी वजह से जो ये रूल एंड नॉर्म्स थे उसको भारत के ऊपर डाल दिया गया। कंक्लूजन में इनका कहना है कि जो इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट से उठा करके पंचशील में बाद में ऐड किया था, उसको नकार दिया गया। और ये जो कॉन्सेप्ट है क्विड प्रो क्यो का, गेन्स का, मतलब कि आपको गेन के बदले जो एक्सचेंज होता है चीज़ों का ट्रेड में, उस चीज़ के लिए भारत को कभी फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ से। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर राइटिंग करनी है। कुछ एक फैक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। आगे अगला आर्टिकल देखते हैं, द पॉलिसी ऑफ रैंकिंग। इसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स को पहले जानेंगे। एजुकेशन से इसको एसोसिएट कर दीजिए, हम इंस्टीट्यूशंस की बात करने वाले हैं। NIRF का जिक्र आता है सबसे पहले। NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क। और ये जो फ्रेमवर्क है ऑब्वियसली ये क्या तय करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन भारत में कौन से नंबर पर है। अब ये पता करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, कुछ मेथडोलॉजीज होने चाहिए, और उसी को ये तय करता है NIRF। तो एक कोर कमेटी बनाई गई है MHRD की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो एजुकेशन का सारा काम करती है, उन्होंने ही बनाया NIRF को। अप्रूवल मिल गया था 2015 में, ये लॉन्च हो गया। ठीक है, तो 2015 में NIRF फ्रेमवर्क तैयार हो चुका। इसके बेसिस पर इंस्टीट्यूशंस को चेक किया जाता है, और इसकी जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिए। 9 कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, कॉलेजेस, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड लॉ। तो जब आप इसकी लिस्ट देखेंगे तो आपको ये सारी कैटेगरीज दिखाई देंगे। उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं वो ध्यान से देख लीजिए। टीचिंग का होता है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। ये सारे पैरामीटर्स इसके आधार पर ये रैंकिंग करते हैं। अब 2020 की अगर आप रैंकिंग देखना चाहें तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया था, फिर IISc और फिर IIT दिल्ली का नाम आता है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज कैटेगरी है, कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस ने टॉप किया है, फिर LSR और फिर हिंदू कॉलेज। जो राइटर हैं वो हिंदू कॉलेज से ताल्लुकात रखते हैं, और इन्होंने ही क्रिटिसाइज किया है इस रैंकिंग के सिस्टम को, जिसको हम जिक्र करने वाले हैं। ये देखिए आपके आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन क्या क्या होता है? तो पॉलिसी मेकिंग में ये सारे डिपार्टमेंट हैं जो कार्यरत हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वहीं रेगुलेशन में ये सारे लोग हैं जो कार्यरत हैं, और एक्रेडिटेशन में ये दोनों सिस्टम हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद ये फ्लो चार्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जब हम हायर एजुकेशन के चैलेंजेस की बात करते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आता है उसका जिक्र यहाँ पर है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो,
यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब मार्केट प्लेसमेंट, इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च इनोवेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनएडुकेट फाइनेंशियल सपोर्ट, क्वालिटी एंड एक्सेसमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो इस तरीके से जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप लोग का आंसर भी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें बता दें आप लोगों को, पहले तो बहुत ही क्लियर लिखा करें। जब भी आप लोग आंसर लिख रहे होते हैं तो ये ज़रूर दिमाग में रखें कि आपका आंसर कोई पढ़ने वाला है। जो भी लोग ग्रुप में आंसर डाल रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जब आपको पता है कि कोई आंसर आपका पढ़ने वाला है तो उसकी जो विजिबिलिटी होनी चाहिए ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप चाहे तो उसका पीडीएफ बना करके डालें ताकि वो विजिबल हो, लोग जब उस आंसर को ओपन करें तो वो पढ़ पाएँ। दूसरी चीज़, आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी विजिबल होने चाहिए। जो लोग 2 पेन का यूज़ करते हैं उनको बता दें कि बी प्रैक्टिकल, 2 कलम का यूज़ करने का समय मेंस में आपके पास नहीं होता। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप आधा यहाँ लाइन आप ब्लू लिखेंगे फिर यहाँ से आप ब्लैक लिखेंगे, डोंट डू दैट प्लीज़। इससे आपकी खूबसूरती तो बढ़ जाएगी आंसर की, लेकिन आप सिर्फ 4 से 5 आंसर लिख पाएंगे मेंस में। तो एक ही पेन का यूज़ करें। हाँ, उसी से आप ये सोचें कि उस पेन से आप कैसे अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, आप कैसे उसको बैकग्राउंड उसको थोड़ा और अंडरलाइन करके या अच्छा सा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो ये आज का टिप है आंसर राइटिंग के लिए। प्लीज़ ये ज़रूर कोशिश करिएगा, जो भी लोग आंसर डाल रहे हैं वहाँ पे ग्रुप में, उनके लिए है ये। और इस तरीके का फ्लो चार्ट भी अगर हम बनाएं टॉपिक के ऊपर तो बहुत अच्छा होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल के बारे में क्या कहा गया है। बात हो रही है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की, और इनका मानना है कि जो अगर हम भारत की बात करें तो 30,000 इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड स्टैंडर्ड्स के भारत में। तो इंडियन हायर एजुकेशन जो है भारत में पूरे विश्व का 3rd लार्जेस्ट सिस्टम है, जिसमें कि अभी ये रैंकिंग सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टीट्यूशंस की गुणवत्ता को मापने का काम करता है। तो एक रैंकिंग एनआईआरएफ के द्वारा आ रही है और दूसरी रैंकिंग इंडिया टुडे के द्वारा आ रही है। हालांकि इनका मानना है कि इसमें भी काफ़ी मिसमैच है। एनआईआरएफ की जो 2020 और 2021 की रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस को टॉप पे रखा गया है, लेडी श्री राम कॉलेज को सेकेंड में और हिंदू कॉलेज को 3rd में रखा गया है। वेराज जो इंडिया टुडे है उनकी रैंकिंग में हिंदू कॉलेज को बेस्ट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए घोषित किया गया है। सेकेंड बेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स श्री राम को बताया गया है। और इनका मानना है, इंटरेस्टिंगली फैक्ट है कि मिरांडा हाउस में कॉमर्स डिपार्टमेंट ना होते हुए भी उसको टॉप पर कैसे रैंकिंग पोजीशन दी गई एनआईआरएफ के द्वारा, ये इनका सवाल है। और ये इसी मुद्दे पर डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, पैरामीटर्स जो इसमें रखे गए हैं वो पैरामीटर्स की वजह से अगर टॉप पोजीशंस पर इंस्टीट्यूशंस को पहुंचाया जा रहा है तो उस पैरामीटर्स में भी बदलाव होने की ज़रूरत है। तो वेटेज कैटेगरी के आधार पर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। देखिए 2019 का जो मेथोडोलॉजी डिक्लेयर किया गया था उसमें 40% जो वेटेज था वो लर्निंग और टीचिंग लर्निंग आउटकम को दिया गया था। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, टीचिंग लर्निंग आउटकम में क्या क्या चीज़ें थी। तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कैसा कर पाते हैं, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है, और उसके बाद स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है, परमानेंट टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स कितने हैं उस कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज के आधार पर ये लर्निंग टीचिंग आउटकम को प्लेस किया गया था 40% वेटेज दे करके। उसके बाद 10 पॉइंट दिए गए थे डाइवर्सिटी क्वोशंट के लिए, 15 से 25% दिए गए थे आउटपुट एंड ग्रेजुएशन आउटकम के लिए, जो हमने शुरू में ही देख लिया। सारे क्राइटेरिया की हमने बात कर ली है, राइट। नाउ इनका कहना है कि अब ये जो पैरामीटर तय किया गया उसमें कितना घोलमेल है, मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप मेथोडोलॉजीज़ की बात करते हैं और वहाँ पर आप टीचर और स्टूडेंट के रेशियो की बात करते हैं तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ये तो कॉलेज के हाथ में होता ही नहीं है। फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो जो है वो तो इस बात पे आधारित होता है कि कट ऑफ मार्क्स कितने आए हैं, और गवर्नमेंट द्वारा जो फंडेड ऑब्वियसली जो कॉलेजेस हैं उनको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को लेना होता है, और जो भी कट ऑफ मार्क्स आते हैं उसके आधार पर लोगों को एडमिशन देना होता है। तो मान लीजिए अगर हिंदू कॉलेज में जो लास्ट कट ऑफ है और लास्ट कट ऑफ का परसेंटेज अगर जस्ट सपोज कि 90% गया, तो अब उनको 90% तक के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनको एडमिशन देना पड़ेगा, राइट। और अगर मिरांडा कॉलेज ने अपने यहाँ पर सिर्फ 95% तक रखा कि इससे कम आए हुए परसेंटेज को हम नहीं एडमिशन देंगे, तो ये डिपेंड करता है कि उस कॉलेज और गवर्नमेंट फंडेड पूरे क्राइटेरिया पर। इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होता है कि फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो कितना होगा उस कॉलेज का। दूसरा डाइवर्सिटी
क्वेश्चन के बारे में भी सेम बात करते हैं कि पॉलिसी पैरामीटर में इसको भी रखा गया है। अब इसके आधार पर कैसे डिस्करेज किया जा सकता है स्टूडेंट के रिक्रूटमेंट को, कि भाई आपको तो बहुत कम जानकारी है तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप कट ऑफ के बेसिस पर किसी का एग्जाम एडमिशन ले रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप उनके मैथमेटिकल बैकग्राउंड पर कैसे डिस्कशन कर सकते हैं कि किसी बच्चे को मैथमेटिक्स आ रही है कि नहीं, और उसको कैलकुलेट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनका कहना है कि जो पैरामीटर्स यहाँ पर तय किया जा रहा है रैंकिंग को देने के लिए, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की रैंकिंग तय की जा रही है, क्योंकि रैंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। जब बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं और तो वो देखते हैं कि टॉप पोजीशन पर कौन से कॉलेजेस हैं, तो उसमें अगर वो टॉप कॉलेजेस के आधार पर जो पैरामीटर्स है वो सही नहीं रहा तो जाहिर तौर पर आगे इसके से परेशानी हो सकती है। कंक्लूजन पे कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयर फाइंड ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ कॉलेजेस टॉपिंग द चार्ट। तो हर बार अगर सेम सेट ऑफ कॉलेज ही टॉप कर रहे हैं तो जाहिर बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वहाँ पे जो रैंकिंग का आधार है वो बदल नहीं रहा, जो मेथोडोलॉजीज़ हैं उसके डिज़ाइनिंग में बदलाव नहीं किया जा रहा। और अगर सेम डिज़ाइनिंग है, सेम मेथोडोलॉजी है, तो हो सकता है कि कॉलेजेस जो हैं वो सेम सेम ही रहेंगे जो हर बार टॉप करेंगे इस रैंकिंग में। तो इसको रियल तरीके से एसेस करना बहुत ज़रूरी है, ये इसके जो स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टूडेंट के लिए होते हैं, उनके आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। तो हमें स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और उनकी कैपेबिलिटीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है हु इज़ केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, जीएस पेपर 2 हेल्थ में इसको एसोसिएट करेंगे बिकॉज यहाँ पर मेंटल हेल्थ का जिक्र हो रहा है बार बार। तो राइटर पूरे सिस्टम को कोविड-19 से जोड़ते हुए लिख रही हैं। इनका कहना है कि एक टर्निंग पॉइंट आया है हर किसी के लाइफ में एंड इनके लाइफ में भी। उसमें ऐसा हुआ है कि अभी जिस तरीके से हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ा सा सवाल है कि क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। व्हाट विल हैपन टुडे, हाउ विल आई स्टेप इनटू टुमारो। तो ये बहुत ही अनसर्टेन सा सिचुएशन है। स्ट्रेस एंजाइटी लेवल एक्चुअली है लोगों के मन में, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे क्योंकि कोरोना वायरस जब से आया है, इस पेंडेमिक ने जब आप देख रहे हैं कुछ आपको न्यूज़ ही पढ़ने को मिलता है कि कुछ लोगों को तो बिल्कुल ये वायरस नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ही यंग हैं और उनको वो लोग इस वायरस को झेल नहीं पा रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन बन गई है, नो डाउट। और वही सेम सिचुएशन में ये जिक्र कर रही हैं एडोलसेंट का, स्कूल में जो लड़कियां हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जाहिर तौर पर बहुत ही डिवास्टेटिंग समय है, बहुत ही डिवास्टेटिंग टाइम है ये यंग स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। इनका कहना है कि जब वो लोग आगे की ड्रीम्स देख रहे होते हैं, जब उनके स्कूल जाने का समय हो रहा होता है, वो आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, इस समय में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं कई तरीके के, तो उनके मन में, बच्चों के मन में एक अजीब तरीके का अनसर्टेनिटी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो उसको किस तरीके से वो हैंडल कर पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वेकेशन मोड में हैं, बट द रियलिटी ऑफ नॉट गोइंग बैक टू द स्कूल हैज़ सडनली dawned upon them because of the pandemic show the sign of abandonment। तो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस बच्चों में बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए एक रूटीन होता है ना, इतने सालों से आपका एक रूटीन है, आप स्कूल जाते हो, सुबह उठते हो, आप स्कूल जाते हो, फिर आते हो, फिर आप ट्यूशन जाते हो, तो एक सिस्टम आपका बना हुआ होता है 12th तक का। उसके बाद कुछ लोग जो जॉब में जाते हैं उनका एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अभी इस पेंडेमिक के दौरान तो 2 से 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जब बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, नर्वसनेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो फ्यूचर को लेकर के एंग्जाइटी है वो क्रिएट हो रही है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि आगे क्या होगा, स्कूल्स कैसे चलेंगे, स्कूल्स को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो उनको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक थ्रेट है उससे उनको गुजरना पड़ रहा है। तो इस तरीके से उनका मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। और ऐसे में जो स्कूल एक्टिविटीज़ हैं और जो ट्रेडिशनल माइलस्टोन्स हुआ करते थे, ऑब्वियसली स्कूल में बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जाना या कुछ फंक्शंस क्रिएट करना, ये सब चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। एंड
अभी लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, इवन ग्रॉसरी के शॉप तक भी लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को सीधे तौर पर इम्पैक्ट कर रहा है एडोलसेंट के। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में सोचना होगा, सबको सोचना होगा कि इस एंग्जाइटी से, इस डिसऑर्डर से कैसे बाहर लाया जाए एडोलसेंट को, और उनको जो टीन हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको कैसे हम इस समय में प्रोटेक्ट करें, उनको रिलीफ प्रोवाइड करें, उनको एक एंग्जाइटी की सिचुएशन से बाहर लेकर के आएँ। तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेट किया जाए, उनसे बात किया जाए, ये सारी चीज़ें उनको हेल्प पहुंचाएंगी। स्कूल एंड होम्स दोनों को अपना रोल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा रोल घर का है उतना ही ज़्यादा स्कूल का भी है। अगर हम ऑनलाइन टीचिंग मॉडल को भी अपनाते हैं तो हमें बच्चों के उस इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में देखना होगा, उनको उनसे इमोशनल टीचिंग प्रोवाइड करनी होगी, राइट, ताकि एक डिस्टेंस उनको फील ना हो, फ्रस्ट्रेशन उनके मन में ना आए, और सोशल इमोशनल लर्निंग हेल्प कर सकता है यहाँ पर बच्चों को ऐसी स्थिति में लड़ने से। तो सोशल इमोशनल लर्निंग याद रखिएगा, ये कीवर्ड है। एंड इसके बाद जो भी स्ट्रेस्ड का एरिया है जिससे वो स्ट्रेस फील करते हैं या कन्फ्यूजन हो रहा है उनको, उन सभी चीज़ को एड्रेस किया जाए। टीचर लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। कैन आवर चिल्ड्रन ब्रेथ, मेडिटेट, relax, experience tenderness, trust, and do they know if they have a self to find? तो इन सारी ड्यूटीज़ को निभाने की ज़रूरत है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले गैट का जिक्र है, तो इसमें आपको अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है गैट के बारे में, इसका आंसर बताना है। टू फेज आउट द यूज़ ऑफ इम्पोर्ट कोटाज टू रिड्यूस टैरिफ ऑन मर्केंडाइज ट्रेड। तो बताइएगा इसमें से सही क्या होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था इस पर। गैट से दूसरा सवाल भी है, बहुत ही सिंपल से हैं, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे। आई होप आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आप इसका आंसर बता पाएंगे। तीसरा सवाल WTO पर है। पहला स्टेटमेंट, एकमात्र ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है ट्रेड से बिटवीन द नेशंस, एंड 194 मेंबर कंट्रीज इसमें आते हैं। NIRF पर है। तो चौथा सवाल, इसमें आपको बताना है कि ये किसने इसको अप्रूवल दिया है और कब बना है ये। और NIRF रैंकिंग के पैरामीटर्स के बारे में आखिरी सवाल है, इसका भी आंसर आपको करना है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अब प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। CAGAR पर आपसे सवाल पूछा गया था, इसका आंसर है C, ऑल आर करेक्ट। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि क्रूड डेथ रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जिस स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या और किसको कहा जाता है। तो प्लीज़ इन सारे बेसिक फैक्ट्स पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी रेट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही दिए हुए हैं। और अगला सवाल था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं था। कुवैत किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? सऊदी अरबिया, इराक एंड UAE। तो इसमें आंसर में UAE नहीं होगा, आपने इमेज कल देखी थी, इसका आंसर भी C होगा, 1 and 2 ओनली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। आज थोड़ा सा लेट हो गया बट दोस्तों कल से जल्दी हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग।